हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने वाले पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है साउथ एशिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये हमारे ओल्ड सिलेबस के हिसाब से चैप्टर 5 था, लेकिन न्यू सिलेबस के हिसाब से चैप्टर 4 बन गया है, क्योंकि जो चैप्टर 3 था यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसको सिलेबस से डिलीट कर दिया गया। और जो कंटेंट है उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। एक जो सार्क टॉपिक था पहले ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसको इसने जो है 3rd चैप्टर उसके साथ उसको मर्ज कर दिया गया। बाकी जो सेम कंटेंट टॉपिक हमारे कोई चेंजेस नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि साउथ एशिया के बारे में। ये वर्ड इज साउथ एशिया। साउथ एशिया है क्या? तो साउथ एशिया एक रीजन है जहाँ पे टोटल जो 8 देश है वो एक साथ लाइक करते हैं, एक साथ उसके अंदर आते हैं। तो पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि वो 8 कंट्री कौन कौन से हैं साउथ एशिया के अंदर। तो सबसे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव। ये टोटल 8 देश है जो साउथ एशिया के अंदर आते हैं। अगर हम साउथ एशिया की फीचर्स की बात करें तो साउथ एशिया के नॉर्थ में माइटी हिमालय है, साउथ में इंडियन ओशियन है, और जो ईस्ट है उसमें बे ऑफ बंगाल है, और जो वेस्ट है उसमें अरेबियन सी है। इतनी सारी नेचुरल इंसुलरिटी के कारण, यानी कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे ओशियन है, कहीं पे प्लेन्स है, जिसके कारण जो वहाँ पे नेचुरली इतना ज़्यादा डिफरेंसेस है कि इस रीजन में जितने भी कंट्री आते हैं उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है, उनके जो कल्चर है, वो काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी एक दूसरे से अलग है। और एक और बड़ी बात कि साउथ एशिया के अंदर आपको पता होगा कि जो नॉर्थ एंड साउथ है उसके बाउंड्री जो है उसके तो ठीक से डिवाइड किए हुए हैं, जिसके कारण इन देशों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट्स है वो ज़्यादातर नहीं होते, क्योंकि बाउंड्री प्रॉपरली वेल डिफाइंड है। लेकिन ईस्ट और वेस्ट में जो कंट्रीज हैं उनके जो एरियाज है, बाउंड्रीज है, वेल डिफाइंड नहीं होने के कारण उनके नेबर कंट्री के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट कई बार देखने को मिले हैं। और इनसे भी बड़ी चीज़ कि साउथ एशिया में कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजियन सब अलग अलग होने के कारण बाद एक और चीज़ बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है पॉलिटिकल सिस्टम। कि हर इन देशों के अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस है। कहीं पे डेमोक्रेसी है तो कहीं पे अभी मोनार्की है, कहीं पे मिलिट्री रूल कर रही है। तो ये अलग अलग जो पॉलिटिकल सिस्टम है जिसने तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड साउथ एशिया को बना रखा है। लेकिन इन सब में अगर हम बात करें तो ओवरऑल तो हर एक कंट्री के अंदर, चाहे वो कंट्री डेवलप हो, डेवलपिंग हो, बैकवर्ड हो, वहाँ के लोग एजुकेटेड हो, इलिटरेट हो, जैसे भी हो, पर हर एक जो सिटीजन होती है, आम नागरिक होते हैं, उनकी जो एस्पिरेशन होती है वो डेमोक्रेसी की होती है। वो चाहते हैं कि उनके देश में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लाया जाए, उसी तरह से देश को रन किया जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी फॉर्म को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, जहाँ पे ऑर्डिनरी जो सिटीजन होते हैं उनको कई तरह के बेनिफिट्स होते हैं, उनको कई तरह के राइट्स दिए जाते हैं, उनके डेवलपमेंट के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है। और इसीलिए हर एक सिटीजन की एस्पिरेशन यही होती है, यही चाह होती है कि उसके देश में डेमोक्रेसी को किस तरह से इस्टेब्लिश किया जाए, उसको लगातार मेंटेन किया जाए। तो इन 8 देशों में से केवल 2 ही ऐसे देश है कि सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि आज़ादी के बाद, जो ब्रिटिशर से जब उनको आज़ादी मिली थी तब से उन्हें डेमोक्रेसी अपने देश में इस्टेब्लिश किया, और वेल सक्सेसफुली अभी तक उन्होंने उसको मेंटेन कर रखा है। तो उसमें इंडिया और श्रीलंका 2 ही देश साउथ एशिया के अंदर आते हैं। हालांकि उनके इंटरनल कई अप्स एंड डाउन देखने को मिले, बहुत सारी डिफिकल्टीज देखने को मिली, बट इसके बावजूद उन्होंने डेमोक्रेसी को बड़े सक्सेसफुली मेंटेन करके रखा है। अगर हम बात करें बांग्लादेश और पाकिस्तान की, तो उन्हें सिविल और जो मिलिट्री रूल है दोनों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी एज वेल एज मिलिट्री रूल बार बार चेंजेस होते रहे हैं। जो नेपाल था स्टार्टिंग में मोनार्की था, बाद में उसमें कुछ टाइम के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की किया गया, और बाद में वहाँ पे बड़े संघर्ष करने के बाद डेमोक्रेसी वहाँ पे लाई गई। तो एक एक करके हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे हर एक देश के बारे में, जो साउथ एशियन कंट्रीज़ है, कि किस तरह से वहाँ पे डेमोक्रेसी आई, और किस तरह से अगर कोई कंट्री नहीं मेंटेन कर पाए तो उसके पीछे क्या रीज़न है, वो सारे हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पे हम इंडिया की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया के बारे में हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं कि 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, आज़ाद हुआ, और तब से जो डेमोक्रेसी इंडिया में आई है वो अभी भी आप लोगों को डेमोक्रेसी देखने को मिल रही है। यहाँ पे मीडिया इंडिपेंडेंट है, पता है आपको, 5 साल के अंदर इलेक्शन होते हैं। जो डेमोक्रेसी फंडामेंटल हमें राइट्स दिए गए, फंडामेंटल हमारी ड्यूटीज़ है, ये सारे चीज़ें जो डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाते हैं, जो डेमोक्रेसी के मेन फीचर है, वो हम सब एंजॉय कर रहे हैं। तो इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत इसके बारे में बात कर चुके हैं।
हम साउथ एशिया की दूसरी कंट्रीज़ हम उनके बारे में यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे, जिसमें हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इन सब के बारे में हम यहाँ पे, श्रीलंका, इनकी हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा नेबर कंट्री हमारे बगल में है और जो हमें बहुत परेशान करके रखे हैं, जो पाकिस्तान है, हम उनकी बात करते हैं। हम जानते हैं कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया के साथ ही आज़ाद हुआ था। हम कहें तो पहले वो इंडिया का ही पार्ट था, लेकिन पार्टीशन के कारण वो अलग एक देश पाकिस्तान बन गया था। और आज़ादी के जैसे ही उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, उन्होंने अपना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके साथ ही जो अयूब खान थे, जनरल अयूब खान, उन्होंने खुद को वहाँ पे इलेक्ट कर लिया, वहाँ पे अपने आप को इलेक्ट कर लिया और वहाँ पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जनता की जो उनके लिए जो डिससेटिस्फेक्शन है, जो उनकी जो पॉपुलैरिटी है काफ़ी कम हो गई, जनता उनके अगेंस्ट जा रही थी, तो फिर उनको रूल से हटाकर वही लेकिन मिलिट्री रूल ही रहा। लेकिन जो लीडरशिप थे वो अयूब खान से जनरल याह्या खान के पास आ गया और याह्या खान ने एक लंबे टाइम तक पाकिस्तान में रूल किया। लेकिन जनरल याह्या खान के लिए जो रूलिंग था वो इतना ईजी नहीं था, क्योंकि उस दौरान पाकिस्तान में 2 वॉर हुए। एक 1965 में इंडिया के साथ ही हुए थे, जो कश्मीर इशू को लेकर होते। उसको कुछ ही सालों के बाद 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान अलग होके एक इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश बन गया था, उस टाइम पे जो रूलर थे तब भी याह्या खान थे। 2 वॉर हुए, दोनों में ही इतनी करारी हार के बाद पाकिस्तान में जो उनकी इमेज थी काफ़ी ख़राब हो गई, लोगों में जो पॉपुलैरिटी थी उनकी ख़त्म हो गई, बहुत डिससेटिस्फेक्शन लोगों में उनके रूल के टुवर्ड्स देखने लगा। और 1971 में बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के बाद उनकी रूलिंग क्या हो गई, ख़त्म हो गई। और देश में एक बार जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, उनका नाम था जुल्फिकर अली भुट्टो। 1971 में बहुत टाइम के बाद एक वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट पाकिस्तान में आए थे। 1971 से लेकर 1977 तक उन्होंने रूल किया, डेमोक्रेसी करी, इलेक्शंस के थ्रू वो चुने गए थे। लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे बार बार जो रूलिंग पार्टी होती है, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट होते हैं, उसको हटाकर जो आर्मी होती है उसको अपना रूल वहाँ पे इस्टेब्लिश बहुत बार करती है। तो यहाँ पे भी उसने 1977 में जो जुल्फिकर अली भुट्टो थे उनको वहाँ से हटाकर फिर से उन्होंने मिलिट्री रूल वहाँ पे लगा दी। इस बार जो जिनके लीडरशिप में मिलिट्री रूल हुई उनका नाम था जनरल जिया उल हक, और इन्होंने भी लंबे टाइम तक देश में रूल किया। और उनके जो मतलब प्रति जो प्रोटेस्ट था, जो विद्रोह था, 1982 से ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 4 साल तक 82 से लेके 6 साल तक 88 तक उन्होंने वहाँ पे रूल किया। और फिर 88 में बहुत मतलब टाइम के बाद वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, बेनजीर भुट्टो। वहाँ पे अब जो डेमोक्रेसी आई थी वो एक थोड़ा लंबे टाइम तक चली, 1988 से लेके 1999 तक, यानी 10-11 साल एक डेमोक्रेसी, यानी कि एक साल इतने टाइम तक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट रही जिसे कहते हैं, वो पाकिस्तान में कम देखने को मिलता। तो ये जो एक ऐसा पीरियड था 1988 से लेके 1999 तक, यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट ने रूल किया, जिसमें 2 प्रधानमंत्री बने। पहले मैंने बताया 1988 में बेनजीर भुट्टो और उसके बाद नवाज शरीफ। लेकिन आपको पता होगा जब कारगिल वॉर हुआ था इंडिया के साथ, तब उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ थे, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी। लेकिन आपको पता होगा कि उस टाइम पे जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने भी क्या करा कि नवाज शरीफ की कुर्सी को ख़त्म करके छीन के खुद को इलेक्ट कर दिया और वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए। क्योंकि कारगिल वॉर में जो पाकिस्तान की बहुत बुरी तरह से हार हुई थी, और वहाँ पे होता है क्या है कि जब भी हार होती है, वॉर होता है, तो उसके बाद जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसको वहाँ से हटाकर और मिलिट्री अपना शासन कर लेती है, या अगर मिलिट्री का रूल है तो उसको हटाकर फिर वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाया जाता है। क्योंकि जब आपको पता है पाकिस्तान हर वॉर में मारा है और हर वॉर के बाद उनकी जो रूलर है वो चेंज हुए। फिर उसके बाद 2001 से लेके काफ़ी लंबे टाइम तक परवेज मुशर्रफ ने अपना रूल बना के रखा। अगर एट प्रेजेंट की बात करें अभी हम, तो पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट इमरान खान है, जो कि सबसे ज़्यादा फीलियर प्रधानमंत्री माने जाते हैं। कहने को तो वो इलेक्टेड है कि उनका इलेक्शन हुआ है, चूज़ करके आए हैं, बट अभी भी जो वो मेन पावर है, आपको पता होगा जनरल बाजवा जो है वहाँ पे मिलिट्री उनके पास ही है। और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को उनके हाथों का पपेट कहा जाता है। तो वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट जो होती है वो ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं रही है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं कि क्या रीज़न है कि पाकिस्तान में जो स्टेबल डेमोक्रेसी है वो मेंटेन नहीं हो पाता। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आती भी है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट आती भी है,
तो कुछ टाइम के बाद ही मिलिट्री उसको हटाकर अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेती है, जबकि दूसरे देशों में इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिला। तो आखिर पाकिस्तान में क्या रीज़न है कि बार बार इस तरह की सिचुएशन देखी? आपने पहले याह्या खान, अयूब खान, फिर आपने देखा कि उनको हटाकर फिर जुल्फ़िकर अली है, जुल्फ़िकर अली को हटाकर फिर जो जिया उल हक है वो बन गए। उसके बाद फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ है, उनको हटाकर परवेज मुशर्रफ बन गए। तो बार बार इस तरह से मिलिट्री के जो रूल है वो आते रहे। तो क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं कि व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट मेंटेनिंग द सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो उसके पीछे हम रीज़न जानते हैं। तो सबसे पहला रीज़न है कि सोशल डोमिनेंस, जो वहाँ पे सोशल जो प्रभुत्व है, जो वर्चस्व है, जो डोमिनेंस है, वो किसका है? वहाँ पे मिलिट्री का, क्लर्जी का, और जो लैंड ओइंग यानी कि प्रिविलेज क्लास के जो ग्रुप है, उन लोगों का सोसाइटी में इतना डोमिनेंस है कि जिसके कारण वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर बार बार मिलिट्री रूल करती है। दूसरा अगर हम बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के जो कन्फ्लिक्ट है, यानी कि भारत, आपको पता होगा कि पाकिस्तान के साथ बहुत बार वॉर हुए। उनके संबंध जो हैं आज़ादी के टाइम से ही, पार्टीशन जब से हुआ, इंडिया पाकिस्तान दो सेपरेट कंट्री बने, तब से उनके जो रिलेशन है काफ़ी तनावपूर्ण रहे हैं, हमेशा से विवादों में रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है, आर्मी लोग अपना सफाई देते हैं, दलील देते हैं कि अगर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होंगे, जो पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो मनी माइंडेड होती है, वो देश की सिक्योरिटी को नहीं मेंटेन कर पाएंगे, और ऐसे में अगर मिलिट्री रूल करेगी तो देश की जो सिक्योरिटी होगी ज़्यादा अच्छी से हो सकती है, देश सेफ हैंड में होता है। और आपको पता भी होगा 99 में जब कारगिल वॉर हुआ था तो नवाज शरीफ उसमें पाकिस्तान हार गया था, उनके ऊपर देशद्रोह का इल्ज़ाम भी लगाया गया था। तो ये एक रीज़न है, इंडिया और पाक का जो कन्फ्लिक्ट है वो भी बहुत बड़ा रीज़न है कि जिसके कारण वहाँ पे डेमोक्रेसी, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो वहाँ पे ज़्यादा टाइम तो रूल कर नहीं पाती, और मिलिट्री बार बार उनको हटाकर अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेती। तीसरा है लैक ऑफ द जेन्युइन सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल कंट्री। जो इंटरनेशनल देश है जैसे कि अमेरिका हो गया या वेस्टर्न कंट्रीज़ हो गए, वो लोग प्रॉपर चाहते भी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट मेंटेन रहे, और ये भी एक रीज़न माना जाता है जहाँ पे मिलिट्री को बार बार अपॉर्चुनिटी मिलती है और मिलिट्री वहाँ पे अपना शासन ईजिली चला सकती है। तो यहाँ पे हमने बात करी पाकिस्तान की कि पाकिस्तान में किस तरह से हमने देखा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आए, मिलिट्री रूल भी पैरेलल साथ साथ चल रहे हैं। तो चलिए हम साउथ एशिया की दूसरी कंट्री हम उनके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश। तो आपको पता होगा कि जो बांग्लादेश है वो सिंस 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का ही पार्ट था, और आज़ादी से पहले ये जो ईस्ट पाकिस्तान है वो असम और बंगाल का पार्ट था, लेकिन बाद में उसको हटाकर ईस्ट पाकिस्तान बनाया गया था। अब आपको पता है कि अब आज़ादी के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से, जो पूरे पाकिस्तान में जो डोमिनेंस है वो वेस्ट पाकिस्तान का था, और वहाँ पर जाए तो जो इस्लाम कल्चर है, उर्दू लैंग्वेज है, उनका ज़्यादा डोमिनेंस रहा है। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान बेसिकली बंगाल के लोग रहते थे, बंगाली बोलते थे, बंगाली कल्चर को अडॉप्ट करते थे, लेकिन फोर्सफुली उन पे अपना इस्लामिक कल्चर, उर्दू लैंग्वेज वो इम्पोज करना चाहते थे। जब वहाँ के लोगों ने इनका विरोध किया, प्रोटेस्ट किया, तो उनको प्रोटेस्ट को दबाया गया। लेकिन उस टाइम पे जो प्रोटेस्ट को दबा नहीं पाया, और इस प्रोटेस्ट को जो मेन लीडर थे उनका नाम था मुजीबुर रहमान, जिनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी थी आवामी लीग। उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को लीड किया, और वो चाहते थे कि पाकिस्तान में इस तरह के जो ज़बरदस्ती उनके साथ लैंग्वेज को, उर्दू लैंग्वेज इम्पोज किया जा रहा है, उनके कल्चर को दबाया जा रहा है, उनके लोगों को दबाया जा रहा है, वो एक सेपरेट अपने आज़ादी चाहते थे, ऑटोनॉमी चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, और 1970 में जब इलेक्शन हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान के सारी सीटें किसको मिली? मुजीबुर रहमान को मिली, और पूरे पाकिस्तान में उनको मेजॉरिटी मिली। लेकिन उनको असेंबली में मेजॉरिटी साबित करने से पहले ही, उनको पावर देने से पहले ही उनको मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया। और उनके अरेस्ट करने के बाद लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा फूटा, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत पॉपुलर नेता थे, बहुत ही उनकी छवि बहुत अच्छी थी, वो एक इंडिपेंडेंट अपना देश चाहते थे, जिससे कारण आम लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा फैल गया। उस टाइम पे जो रूलर थे वो जनरल याह्या खान थे। उन्होंने इस मास मूवमेंट को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन ये मूवमेंट इतना ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था कि वो दबा नहीं पाए, इसलिए जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल है वहाँ पे उनको मारे गए मिलिट्री के द्वारा। वहाँ पे लोगों में इतना खौफ आ गया कि लोग अपने घर बार छोड़कर बड़ी मात्रा में इंडिया में एज अ रिफ्यूजी आए थे। तो भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई, क्योंकि एक तो हमारे देश में वैसे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, ऊपर से माइग्रेशन के कारण लोग दूसरे
कंट्री से हमारे देश में आ रहे थे। तो ऐसे में भारत सरकार को इंटरवेंट करना पड़ा। उन्होंने बांग्लादेश की जो ईस्ट पाकिस्तान की जो डिमांड थी उसको जायज़ माना और उन्होंने कहा कि इसकी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने मिलिट्री और फाइनेंशियली उसकी हेल्प की। तो कहते हैं कि भारत की मदद से, इंडिया की मदद से जो ईस्ट पाकिस्तान है वो एक इंडिपेंडेंट बांग्लादेश बन पाया। दिसंबर 1971 में जो पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर कर दिया, उनके सरेंडर करने के साथ ही वॉर ख़त्म हो गया और जो उनकी डिमांड थी ईस्ट पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बांग्लादेश के रूप में इस्टेब्लिश हो गया। लेकिन यहीं पे अब हम बांग्लादेश की पढ़ेंगे, बांग्लादेश में कैसे डेमोक्रेसी बहाल हुई। तो पहले हम बात करते हैं 1971 में बांग्लादेश इंडिपेंडेंट कंट्री तो बन गया। अब वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम, क्योंकि जब एक देश बनता है तो अब उसमें क्या है, देश को चलाने के लिए एक सिस्टम बनता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। तो वही प्रोसेस बांग्लादेश के साथ भी स्टार्ट हो गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया जिसमें सोशलिज्म, डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म है उसको उन्होंने शामिल किया। मुजीबुर रहमान मतलब उनके पास पाकिस्तान जो बांग्लादेश के रूलर बने वो, लेकिन 1975 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दी और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में शिफ्ट कर दिया। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है, केवल अपनी पॉलिटिकल पार्टी आवामी लीग को छोड़कर सभी को उन्होंने एबॉलिश कर दिया, जिसके कारण बांग्लादेश में फिर से गुस्सा तनाव का माहौल आया और उनको क्या कर दिया गया, हत्या कर दी गई। उसके बाद जो फिर है मिलिट्री के हाथों में पावर आ गई और उस टाइम पे जो जिया उर रहमान थे उन्होंने अपनी खुद की नेशनल बांग्लादेश पॉलिटिकल पार्टी बनाई। 1979 में इलेक्शन हुए, उसमें उनको बड़ी जीत हासिल हुई, लेकिन उसके बाद भी फिर उनको भी मार दिया गया और फिर से पावर जो है मिलिट्री के पास ही शिफ्ट हो गया। लेकिन अब जो लीडरशिप थे वो HM इरशाद थे। HM इरशाद ने अपने आप को वहाँ पे प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया। लेकिन तब तक जो बांग्लादेश के लोग थे उनमें काफ़ी गुस्सा हो गया था, फिर से वो प्रोटेस्ट पे आ गए थे, वो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे। इस बार स्टूडेंट जो थे फोर फ्रंट पे थे। और फाइनली आपको पता है कि जब किसी भी देश में जो आम जनता है वो रूलर के अगेंस्ट हो जाए तो उस रूलर के लिए लंबे टाइम तक वहाँ पे रूल करना पॉसिबल नहीं होता, और यही हुआ। 1991 में फाइनली वहाँ पे इलेक्शन हुए, इलेक्टेड गवर्नमेंट आए, जो पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने सभी को एबॉलिश कर दिया था, वहाँ पे बहुत सारी मल्टी पॉलिटिकल पार्टी बनी और इस तरह से 1991 में बांग्लादेश में जाके डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई। तो हर एक देश को डेमोक्रेसी को लाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी मतलब उनको बड़े सारे मूवमेंट चलाने पड़े, तब जाकर उनके कंट्री में, उनके देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुई। देखा आपने कैसे पाकिस्तान की बात की, हमने बांग्लादेश की बात की। अब चलिए हम दूसरी साउथ एशियन कंट्री नेपाल की बात करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो नेपाल है वो एक स्टार्टिंग से ही वो हिंदू किंगडम यानी कि हिंदू राजा का वहाँ पे स्टार्टिंग से ही डोमिनेंस रहा है, प्रभुत्व रहा है कि पास्ट जो उनके किंगडम जो थे वो हिंदू थे। उसके बाद कुछ मॉडर्न पीरियड के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की किया गया, लेकिन वहाँ पे जो लोग थे वो ओपन गवर्नमेंट चाहते थे, वो रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट चाहते थे। लेकिन वहाँ के जो किंग थे उन्होंने अपनी आर्मी की मदद से वहाँ के लोगों को सप्रेस करके रखा, दबा के रखा। उनको जो उनकी एस्पिरेशन थी, जो उनकी चाह थी, उनको कभी उन्होंने सुनने की कोशिश नहीं की। और 90 के दशक में प्रॉब्लम क्या हो गई, सिविल वॉर जैसा सिचुएशन नेपाल में देखने को मिला। जब 1995-96 के दौरान जो माओइस्ट थे वो क्या हुआ, काफ़ी एक्टिव हो गए। नेपाल के हर पार्ट में उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया और उनकी डिमांड थी डेमोक्रेसी। और वो किंग और जो वहाँ पे एलाइट ग्रुप थे उनके खिलाफ उन्होंने आर्म इंसर्जेंसी यानी कि हथियार उठा लेते। वहाँ पे वायलेंस काफ़ी होने लगा था। वो किसी भी कीमत पर किंग को हटाकर एक डेमोक्रेसी गवर्नमेंट चाहते थे। और कुछ के टाइम के बाद तो एक टाइम ऐसा भी आया कि नेपाल में ट्रायंगुलर वो कन्फ्लिक्ट देखने को मिला कि एक टाइप पे जो किंग और उसके आर्मी थे, दूसरे साइड पे जो डेमोक्रेसी के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी, और तीसरे जो माओइस्ट थे। तो इतना ज़्यादा वायलेंस, इतना ज़्यादा तनाव हो गया था नेपाल के अंदर कि किंग ने क्या करा, इसको देखते हुए जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की यानी कि नाम मात्र का जो उन्होंने शासन रखा था, वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनका जो करियर था बहुत ही छोटा और ट्रबलपूर्ण था। लेकिन कहने को जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना रखी थी 2002 में, उन्होंने उसको भी क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया और फिर से पूरी जो पावर थी उन्होंने अपने अंडर में कर लिया। अब इस बार जनता किसी भी कीमत पर किंग के सामने झुकने को तैयार नहीं थी और उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब ये मूवमेंट छोटे लेवल पे नहीं बड़े लेवल पे होगा। पॉलिटिकल पार्टी थी, 7 पार्टी अलायंस थी, SPA, वो सब एक साथ हुई। जनता काफ़ी बड़े मूवमेंट पर उन्होंने मूवमेंट करना स्टार्ट किया और फाइनली तब सक्सेसफुल हुई जब 2006 के अंदर जब जो 2002 में किंग ने जो असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था उसको दोबारा से रिस्टोर किया, दोबारा से उसको
बनाया और उसके साथ ही नेपाल में डेमोक्रेसी आनी स्टार्ट हो गई। उसके बाद जब उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने स्टार्ट किए गए तो बहुत लोगों का अपने अपने ओपिनियन थे, क्योंकि वहाँ पे एक 7 पार्टी अलायंस ग्रुप था, एक वहाँ पे माओइस्ट थे, कुछ अपने जो किंग के लोग थे, तो हर एक लोगों का अपना अपना अलग अलग ओपिनियन था। कुछ लोगों का था जो किंग, जो नेपाल है स्टार्टिंग से ही किंगडम यानी कि मोनार्की के अंदर है, तो कुछ लेवल तक वहाँ पे मोनार्की सिस्टम होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि प्रॉपर डेमोक्रेसी होना चाहिए। उसमें से जो माओइस्ट थे वो रेडिकल प्रोग्राम चाहते थे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते थे। तो आपस में जो इंटरनल कुछ डिस्प्यूट रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया गया। तो ये तो हमने 3 देशों के बारे में पढ़ लिया कि वहाँ पे कितने मूवमेंट चले, आंदोलन चले, तब जाके वहाँ पर डेमोक्रेसी आई। अब हम बात कर रहे हैं जिस कंट्री की, श्रीलंका की, तो वहाँ पे आज़ादी के बाद ही उन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज़ किया। तब से लेकर आज तक, हालांकि उनके इंटरनल सिविल वॉर हुए, कई सारी समस्याएं जिनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, पर डेमोक्रेसी खतरे में नहीं आई कभी भी। यानी कि जो एक बार डेमोक्रेसी उन्होंने स्टेब्लिश कर ली, उसको बड़े सक्सेसफुली उन्होंने उसको मेंटेन किया इंडिया की तरह। कि साउथ एशिया में 2 ही ऐसे देश है जिन्होंने आज़ादी से लेकर अब तक जो है डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो हम श्रीलंका की बात करते हैं, वहाँ पर डेमोक्रेसी कभी खतरे में नहीं आई, उनकी डेवलपमेंट सब चीज़ें ठीक थी, लेकिन उनके जो इश्यूज थे, उनके प्रॉब्लम थे, वो इन 3 देशों से बिल्कुल अलग थे। तो श्रीलंका की जो प्रॉब्लम थी, एथनिक प्रॉब्लम थी। एथनिक प्रॉब्लम का मतलब है कि वहाँ पे बेसिकली 2 मतलब जाति के लोग रहते हैं। एक सिंहाला पीपल जो बेसिकली मेजोरिटी में है, दूसरे तमिल जो माइनॉरिटी 18-19% की उनकी पॉपुलेशन है। और ज़्यादातर जो कहा जाता है जो तमिल है वो भारत के जो तमिल है जो इंडिपेंडेंट के बाद भी माइग्रेट होकर वहाँ पे चले गए। तो इसीलिए जो आज़ादी के बाद से जो डोमिनेंस रहा है वो सिंहाला पीपल का रहा है, और हमेशा वो तमिल को एज अ दूसरी कंट्री के पीपल के लिए रूप में देखते हैं। उन्होंने कभी उस कंट्री का एक्सेप्ट नहीं किया, और इसीलिए उन्होंने तमिल लोगों को कोई भी कंसेशन, कोई भी बेनिफिट देने से मना कर दिया, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिकल हो, किसी तरह को उन्हें कोई बेनिफिट देना वो नहीं चाहते थे। लेकिन इसीलिए जो तमिल के लोग थे अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहे थे, इन्फीरियर फील कर रहे थे, और वो चाहते थे अगर यहाँ पे उनको श्रीलंका में अगर उनको वो रिस्पेक्ट, वो उनको जो ऑर्डिनरी सिटीजन को मिला, वो सिंहाला पीपल को जो उनको प्रिविलेज मिला वो नहीं मिल सकता, तो वो चाहते थे कि उनके लिए सेपरेट एक कंट्री। इसके लिए उन्होंने एक मतलब अपने एक ग्रुप बनाए जिसे लिट्ठे कहा गया, और उनमें सिंहाला पीपल और तमिल पीपल में काफ़ी टाइम आपस में क्या होते थे, संघर्ष और लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते रहे। अब ये तमिल जो लोग थे बेसिकली इंडिया से बिलोंग कर रहे थे, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट से उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि भारत सरकार इसमें इंटरवेंट करे, उसमें हस्तक्षेप करे, उनको जो अधिकार दिलाए। और इसको देखते हुए भारत सरकार ने 1979 के अप्रॉक्स उन्होंने अपनी आर्मी को भेजा, जबकि जो सिंहाला पीपल और तमिल जो लोग थे उनके बीच में काफ़ी संघर्ष चल रहा था। अपनी जो पीस कीपिंग फोर्स को वहाँ पे उन्होंने भेजा, लेकिन जो श्रीलंका के लोग थे उनको इस फोर्स को वहाँ पे श्रीलंका भेजना कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि जो श्रीलंका के इंटर मामले में जो भारत है वो इंटरफेयर कर रही है, और जिसके कारण उनके भारत और श्रीलंका के उस टाइम के रिलेशन भी ख़राब हो गए। लेकिन फाइनली बिना अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किए हुए जो पीस कीपिंग फोर्स थे वो 1989 के अप्रॉक्स वो क्या हो गए, वहाँ पर वापस चले आए, भारत में चले आए। अपने ऑब्जेक्टिव को उन्होंने अचीव नहीं किया था। तो बेसिकली वहाँ पे जो प्रॉब्लम है तमिल और सिंहाला जो पीपल है, जो मेजोरिटी और माइनॉरिटी की, कि सिंहाला पीपल का हर चीज़ में डोमिनेंस है, तमिल लोगों को इस तरह कोई अधिकार नहीं, कोई गवर्नमेंट जॉब में उनको फैसिलिटी नहीं, कोई मतलब उनको एजुकेशन में, कोई उनको एडमिशन में किस तरह कोई कंसेशन नहीं है, उनको जो अधिकार मिलने चाहिए चाहे पॉलिटिकल हो चाहे वो इकोनॉमिकल हो, वो किस तरह के उन्हें राइट्स नहीं दिया जाते। तो उनके बीच जो जाति, जो एथनिक्स की जो कन्फ्लिक्ट है, वो कन्फ्लिक्ट देखा है। कई बार ऐसा लगा है कि सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो जाएगा, बट डिस्पाइट इनके बावजूद उन्होंने सक्सेसफुली डेमोक्रेसी को मेंटेन कर रखा है। और साउथ एशिया में श्रीलंका ही एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले पॉपुलेशन को कंट्रोल किया, यानी कि हर तरह की डेवलपमेंट हो रही है, हर तरह का उनका प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन जो सिविल वॉर है वो भी साथ साथ साइड बाय साइड चल रहा है। तो ये समस्या अभी भी उनकी बनी हुई है। तो देखा हमने बेसिकली कि डेमोक्रेसी किसी देश में कैसे आई और कैसे किसी देश ने मेंटेन करके रखा। तो कई देशों ने उसको संभाल कर नहीं रख पाए, बार बार उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो खतरे में आ गई है। तो यही भी हमारा चैप्टर और टॉपिक पूरा ही कंप्लीट होता है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक था, सार्क मैंने पहले ही आपको करा चुकी हूँ। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर और टॉपिक दोनों ही कंप्लीट होता है। थैंक यू।